वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट क्यों किया जाता है और उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ अकाउंट्स, यानी जो भी अकाउंट्स आपके पास मेंशन किए गए हैं वो सारे अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली तैयार किए गए हो और उसके अंदर उसका ओपिनियन इजीली मेंशन किया जाता है। In auditing the accounting data, the main concern is to determine whether the recorded information appropriately reflect the economic event that occurs during the accounting period. जो भी accounting period के अंदर जो भी economic events हुए हैं उसको appropriately वो reflect करता हो, इसी तरह से accounting information उसके अंदर लिखी जाती है ताकि वो एक अपना ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रेजेंट करता हो। जो भी डोमिनेंट्स है, डोमिनेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंटेबल पार्टी, यानी जो भी अकाउंटेबल पर्सन है उसके हिसाब से जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पे या फिर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पे तैयार गया विद द व्यू टू रिपोर्टिंग टू द पर्सन, और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट्स भी बनाएंगे टू द पर्सन टू हुम द इंफॉर्मेशन इज रेंडर्ड, यानी जिसने आपको अपॉइंट किया है, जिसको आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उनको एक ट्रस्ट हो उसके ऊपर, इस तरह से आपको एक रिपोर्ट बना के भी उसको देना है। ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज टू स्टेट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखना पड़ता है वेदर इन हिज ओपिनियन ऑफ द अकाउंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन बाय गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, यानी कंपनी के जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए हैं वो एग्जामिन करने के बाद उसको एक स्टेटमेंट देना होता है जिसे कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू का मतलब होता है सही, यानी आप एक्यूरेटली अगर आप कहे तो एग्जैक्टली कह सकते हो आप उसके लिए। ट्रू का मतलब सही सही लिखा होना चाहिए, यानी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, अरिथमेटिकली वो सही होना चाहिए। और फेयर यानी एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसने फॉलो किए हैं और सबके प्रिंसिपल्स के हिसाब से लिखा गया है, उसे कहते हैं फेयर व्यू। तो ये स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स जो होते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो होता है, वो सही है और एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसमें लिखा गया है, वो स्टेटमेंट ऑडिटर को देना होता है। इन टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अकाउंट फील्ड का एक एक्सपर्ट पर्सन माना जाता है, तो एज एन एक्सपर्ट पर्सन उसको अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। एंड देयरफॉर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फैक्चुअल एंड द इम्पार्शियल व्यू, यानी सही और कोई भी पार्टीज के यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर कंपनी का मैनेजमेंट होता है, पार्शियलिटी करके वो रिपोर्ट्स नहीं बनाए गए, इम्पार्शियल व्यू मेंशन कर रहा है। और फैक्चुअल इसका मतलब सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी जिस तरह से एंटरप्राइज काम कर रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। टू डिस्कवर द एरर्स एंड फ्रॉड्स, इसके सिवा एक काम भी होता है एज ऑडिटर का, प्राइमरी ऑब्जेक्ट में आता है कि जो भी अकाउंट्स उसने ऑडिट किए उसके अंदर से आपको एरर्स यानी जो गलतियां हुई है और जो फ्रॉड्स जो जानबूझ के गलतियां बताई गई है, along although the appears to be the central object of audit, ये भी ऑडिट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। इट इज जस्ट एन इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट, ये एक इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनबिल्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। In this act, now here the question of discovering an errors and frauds in relation to the auditor's responsibility, it is discussed through his failure to discover and manipulations, whether the fraudulently or otherwise, would normally render him to liable for damages। यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि द क्वेश्चन ऑफ डिस्कवर ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स की बात करें, उसका काम है एरर्स और फ्रॉड्स ढूंढ लेना, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अगर वो फेलियर टू डिस्कवर द मैनिपुलेशन, ऐसा कोई भी मैनिपुलेशन अंदर अकाउंट्स में किया गया है, कुछ भी गलती की है, कोई फ्रॉड किया गया है और ही इज फेलियर टू डिस्कवर, यानी ऑडिटर उसको नहीं ढूंढ पाता है, तो वेदर द फ्रॉडेंटली और अदरवाइज, यानी उसको गलती से अगर या फिर जानबूझ के
would be normally rendered him to liable for damages। इसके उसके हिसाब से यानी ये फ्रॉड की वजह से कंपनी को जो भी लॉस होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाता है। ये थे हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके सिवा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो फर्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। जो भी एरर्स होती है वो एरर्स न हो उसका ध्यान रखना, अगर हुई है तो उसको डिटेक्ट करना यानी उसको ढूंढ लेना, ये जिम्मेदारी भी ऑडिटर की आती है। फर्स्ट क्लैरिकल एरर्स होती है उसके अंदर। देयर आर द एरर्स व्हिच अराइज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लैरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ्स को उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी अगर ऐसे कहा जाए कि उनकी अगर अलर्टनेस नहीं है उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत एरर्स हो सकती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक एरर्स होती है क्लरिकल एरर्स के अंदर होती है जिसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यानी कोई ट्रांजेक्शन लिखना ही रह गया हो, इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दिस एरर्स अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। पूरा ट्रांजेक्शन लिखना रह गया हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आइदर होली और पार्शियली, कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हो या फिर पार्शियल ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हो। सो डिटेक्शन ऑफ सच एरर इज डिफिकल्ट। इस तरह का पूरे सारे ट्रांजेक्शन देखने पड़ते हैं और एक भी ट्रांजेक्शन छूट नहीं गया उसकी एंट्रीज, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है एज दे डू नॉट अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों में इफेक्ट नहीं हुई होती तो ट्रायल बैलेंस भी मैच कर देता है। तो इसकी वजह से ऐसे एरर्स ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। However, the searching eyes and the critical scrutiny of the accounts, अगर आप अच्छे से अकाउंट्स को स्क्रूटिनाइज करें, ओके, और सर्चिंग आई यानी आप उसको ध्यान से देखें, ओनली कैन अनकवर द सच एरर्स। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है वो इजीली मिल जाती है। दूसरी एरर्स होती है एरर ऑफ कमीशन, एंड दिस एरर्स कंसिस्ट ऑफ द इनकरेक्ट एडिशन और द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ एन एंट्रीज। यानी आपने गलत एंट्रीज दे दी है, उसने अपने गलत जगह पोस्ट कर दिया है एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग, और फिर आप जर्नल एंट्री करते हो तभी। इसके अंदर इसके सिवा होती है एरर्स इन एडिशन कैरी फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में या फिर ओरिजिनल एंट्रीज यानी आप अगर सब्सिडराइज बुक बनाते हो तो सब्सिडरी बुक के अंदर भी बैलेंस लिखना रह गया हो, एडिशन करने में ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। एरर्स और द इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ सच डेबिट अमाउंट पोस्टेड टू क्रेडिट। जो क्रेडिट करना था वो इनकरेक्टली डेबिट कर दिया है। रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड, अलग गलत अमाउंट लिख दी, 350 लिखना था 530 रुपए लिख दिए। एंड अमाउंट पोस्टेड ट्वाइस, अगर आपने 2 बार लिख दिया है, ऐसा भी हो सकता है। द अबव एरर्स विल बी अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इससे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं होता। सो चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्रीज में जो बुक्स होती है यानी कि ट्रायल बैलेंस की बात करें, आप बात करें सब्सिडाइज बुक की या जनरल एंट्रीज की, and the ledger posting from the books of the original entries and the ledger may be uncovered such type of errors। तो ऐसी मिस्टेक सही से मिल जाएगी आपको। इसके सिवा होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। ऐसी मिस्टेक कर दी है डेबिट और क्रेडिट में दोनों में एक सेम अमाउंट से आपने गड़बड़ कर दी, सो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। ओके, सो दिस आर द एरर्स विच द काउंटर बैलेंस ऑफ ईच अदर इन सच अ मैनर दैट, इस तरह से किया गया है देयर रिमेन्स नो डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, यानी डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कैश सेल्स ऑफ 1000 मे बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 100, यानी कैश सेल्स है, आपको कैश बुक के अंदर डेबिट साइड लिखना था, अभी डेबिट साइड 1000 की एंट्रीज देने की जगह बाय मिस्टेक आपने 100 रुपीज की एंट्री दी। इसी तरह से where and another cash sales of 100 may be recorded as 1000, दूसरा एक कैश सेल्स है तो 100 था, उसमें गलती से 1000 लिख दिया, तो अल्टीमेटली 900 की दोनों साइड इफेक्ट हो गई। सो दिस एरर्स वुड बी सेट ऑफ ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ सेट ऑफ हो गई, एंड देयरफॉर द ट्रायल बैलेंस वुड स्टिल एग्री इफ दिस वाज ओनली एरर्स। ये यहाँ पे गलती हुई है फिर भी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। तो इस तरह की एरर जो होती है उसे कॉम्पनसेटरी एरर कहते हैं। कॉम्पनसेटरी एरर्स के बाद होता है एरर ऑफ डुप्लीकेशंस। तो डुप्लीकेशंस का मतलब होता है कोई भी एंट्रीज अगर 2 बार लिख दी है तो इसे डुप्लीकेशंस कहेंगे। सो एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन अराइज व्हेन द एंट्री इन द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड हैज बीन मेड ट्वाइस, 2 बार एक की एक ट्रांजेक्शन की एंट्री हो चुकी है, एंड ड्यू टू द डबल पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्री टू द लेजर अकाउंट, और जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट में भी डबल एंट्री हो सकती है, ये 2 बार एंट्री हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस एरर, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर मिस्टेक्स हो सकती है, दिस कंसिस्ट ऑफ द कास्टिंग ऑफ एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तब इसमें गलती हो सकती है, या तो ओमिशन ऑफ द बैलेंस
कोई बैलेंस ही लिखना रह गया हो, while extracting the balance from the books of accounts। बहुत सारे अकाउंट्स में से जब बैलेंस निकाल रहे हो तो शायद एक एक या दो बैलेंसेस छूट गए हो आपको लिखने में से, तो ट्रायल बैलेंस गलत हो सकता है। और एंटरिंग द अमाउंट इनकरेक्टली, या तो फिर आपने सारे के सारे अकाउंट्स लिखे लेकिन जल्दबाजी में एक कोई भी अकाउंट के अंदर अमाउंट गलत लिख दी, और ऑन द रॉन्ग साइड, या फिर डेबिट करना था उसने आपने क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट की आइटम डेबिट कर दी। सो ऐसी ऐसी एरर्स हो सकती है। उसके सिवा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी जो प्रिंसिपली रॉन्ग है, ऐसा जो है इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। एक होता है इनकरेक्ट एलोकेशन, जो कैपिटल एक्सपेंसेस या फिर कैपिटल रिसीप्ट होता है, और दूसरा होता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीप्ट। तो अगर कैपिटल एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू में कंसिडर कर लिया, या फिर रेवेन्यू का एक्सपेंसेस आपने कैपिटल में कंसिडर कर दिया, तो इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। This occurs when the distinctions between the revenue and capital is not strictly maintained। आप उसको strictly maintain नहीं कर रहे हो तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। उसके सिवा होता है omission of outstanding assets and liabilities। तो बहुत सारी जो assets होती है, outstanding assets and liabilities, वो लिखना रह गया है। This arise when the prepayment are ignored, and then the amount charged from the profit and loss account and outstanding expenses in respect of rent, salary, commission, ये सारी चीज, यानी जो पैसा आपका चुकाना बाकी है, योर लायबिलिटीज इज देयर, वो आपने नहीं लिखी है। आपने आउटस्टैंडिंग एसेट्स है या जिस प्री पेमेंट किया गया है उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो ऐसे केसेस के अंदर ओमिशंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग एसेट्स यानी आप प्रिंसिपली रॉन्ग हो सकता है। इसके सिवा हो सकता है कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपकी जो एसेट्स की वैल्यूएशंस है वो आपने करेक्टली नोट नहीं की। दिस अकर्स व्हेन फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। आपने जब भी खरीदा है उसको, तो उसकी कॉस्ट प्राइस में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है और फिर उसको प्रेजेंट करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, यानी जो आपके पास गुड्स का स्टॉक होता है, इज नॉट द वैल्यूड एट कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। हमारा रूल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, उसकी कॉस्ट प्राइस या उसकी मार्केट प्राइस, दो में से जो लोअर वैल्यूज होती है वो नोट की जाती है। लेकिन अगर आपने उसकी कॉस्ट प्राइस ही नोट कर रखी है, मार्केट वैल्यू आपने उसकी फाइंड ही नहीं की, तो ये गलत हो सकता है प्रिंसिपली। इसके सिवा है बाकी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑडिटिंग के अंदर आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।